ऑफ सोशल फैक्ट्स है। थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, सोशल फैक्ट जो है वो इज एवरी वे ऑफ एक्टिंग इन विच इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट अपॉन द इंडिविजुअल। ये इसने अपनी किताब 1895 में पब्लिश की थी, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। उसमें इसने बताया कि सोशोलॉजिकल मेथड जो है एज वो होते हैं कि एज वी प्रैक्टिस इट इंटायरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट सोशल फैक्ट्स मस्ट बी स्टडीड एज थिंग। ठीक है, और इसमें उन्होंने जो डिटरमिन काज हैं सोशल फैक्ट के, उसमें बताया कि ये मस्ट बी सोर्ट अमंग द एंटीसीडेंट सोशल फैक्ट्स एंड नॉट अमंग द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर बात की है। सोशल हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हीं को हम सोशल फैक्ट्स कह रहे हैं ना। दरखाइन प्रपोज द डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिम ये क्या है, ये सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स है। सोशल फैक्ट्स वो कहते हैं दीज आर द थिंग्स एक्सटर्नल टू कोर्सिव ओवर एज अ एवरी वे ऑफ एक्टिंग फिक्स और नॉट capable of exercising on the individual and external constraints. They are internalized in the consciousness of individual. These constraints provide us moral obligation। ठीक है, हमें moral obligation हमारा इखलाकी फरीजा फर्ज है। एंड थस सोशल फैक्ट कंट्रोल अस। जैसे शेयर्ड नॉर्म्स है हमारे के बड़ों, हमारे नॉर्म्स है ये कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमें रेगुलेट करते हैं कि अगर आप नहीं, जो भी नहीं करता वो फिर उसको पनिश किया जाता है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता उसके एक्ट को। सो इन दिस सेंस सोसाइटी इज समथिंग बियॉन्ड अस एंड समथिंग इन आवरसेल्फ। तो social facts are such facts that actor and the social scientists come to know थ्रू सोशल फेनोमेना। जब हम किसी सोशल फेनोमेना को, किसी सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो तब भी हम सोशल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं तो आपको वुमेन्स के राइट का पता होगा। ठीक है, आपके वहां आपको उस जिस माशरे में औरत के साथ जुल्म हो रहा है उसके कस्टम्स का पता होगा, उस माशरे के नॉर्म्स का पता होगा, तभी आप कोई डिसीजन लेंगे या उस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकेंगे। सोशल फैक्ट एक्सीड आर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग एंड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि दीज आइडियाज आर so central to sociology that Durkheim is often seen as father of sociology। सोशल फैक्ट्स क्या है, अब ये यहाँ पे इन्होंने भी यही चीज बताई है कि ये सोशल स्ट्रक्चर है या कल्चरल नॉर्म्स है या वैल्यूज है जो क्या करती हैं, एक्सटर्नल टू होती हैं, कोर्सिव ऑफ एक्टर्स होती हैं, जो मैंने भी आपको बात बताई। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल दी है कि स्टूडेंट आर कंस्ट्रेन्ड बाय यूनिवर्सिटी रूल्स एंड लॉज। ठीक है, कि वो पाबंद होते हैं, ठीक है, फॉलो करना पड़ता है उनको जो यूनिवर्सिटीज ने रूल असूल बनाया हुआ है या कोई लॉ बनाया हुआ है। वेयर यूनिवर्सिटी इज अ सोशल स्ट्रक्चर, तो यूनिवर्सिटी क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करती है सर्टन वैल्यूज को। बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट जो है उसको वो रूल्स या लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो उनको फॉलो नहीं करते तो उस यूनिवर्सिटी जो है फिर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का हक रखती है। A social fact is a every way of acting which is general throughout within a given society, while at the same time existing its own right independent of its individual manifestation। लैंग्वेज भी एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, he refer to language as a social facts in three ways। How? The first, the first refer to the social fact can be studied scientifically, यानी कि इसमें हम जो है वो मोर देन वन फिलोसफिकल आइडिया को स्टडी कर सकते हैं, जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है सम रूल्स एंड ग्रामर के ऊपर। ठीक है, जैसे इंग्लिश का अगर आप पेपर लिखते हैं तो उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसका रूल है कि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लिखेंगे तो आपको सेंटेंस के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सोशल साइंसेस में हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो है वो नहीं हाईलाइट करते हैं, हम सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड, language is not something that originates from us। ठीक है, rather we only use it depending on our context। Language is very complicated in its use, and finally the change in language cannot be traced to a person। So the change occurring in social structure bring change in the structure of language। उसमें टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स उसने बताई है। टाइप्स में वो डिफरेंशिएट करता है टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। When we use the term material social facts, it means that
स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये वो चीजें हैं, टेंजेबल गुड्स हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड लीगल कोड्स है। दे आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। Durkheim डिफरेंशिएटेड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल सोशल फैक्ट्स बेसिकली वो सोशल फैक्ट्स होते हैं जो हमें नजर आते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो है Durkheim saw social facts along continuum of materiality. The most material facts are population size and density, ठीक है, channel of communication and housing arrangements. Durkheim called these facts morphological and they figure most importantly in his book The Division of Labor in Society, जो कि उसने 1893 में जो है वो पब्लिश की थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। ये याद रहे कि हम थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स कौन से होते हैं कि Durkheim रिकॉग्नाइज दैट नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स आर टू सर्टेन एक्सटेंट फाउंड इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज when people begin to interact in complex ways, their interaction will obey laws all their own. Basically नॉन मटेरियल की बात जब हम करते हैं ना, तो ये वो फैक्ट्स होते हैं जो आपका मेंटल माइंड में आपके क्या चल रहा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो होती है ना, उसकी बात हो रही होती है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है ब्यूरोक्रेसी की, कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये मिक्सचर ऑफ मोर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, यानी कि मटेरियल कंपोनेंट्स है। एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स कौन से हैं, ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स। अब ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं कि वहां पे जो टॉप पोजीशन पे है वो टॉप है, एज डजंट मैटर कि उसकी एज जो है वो क्या है, वो उसने जो बाकी के लोग हैं उन्होंने उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है। Durkheim फोकस उसमें टॉप टू बॉटम आपकी पोजीशन जो है वो क्लियरली डिफाइंड होती है वहां पे, ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 21 से लेके 4 क्लास तक। So Durkheim focused more on non-material social fact. He has given 4 types of non-material fact, जिसमें उसने मोरालिटी की बात की है, कलेक्टिव कंसाइज की बात की है। मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, Durkheim defined collective consciousness as the reason why and how individuals who are different can come together and form a society. ठीक है, ये बेसिकली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने मुराद हमारी सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स हैं, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं या नजर आते हैं। उसके बाद कलेक्टिव जो है वो Durkheim was a sociologist of morality in the broad sense of the word. Morality was at the foundation of sociology as a discipline. Durkheim view morality had two aspects, ठीक है, एक उसने सोशल फैक्ट्स की बात की है कि दैट कैन बी इंपिरिकली स्टडीज, जिसको थ्रू आप साइंटिफिक वे में स्टडी कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, is a coercive to the individual and is explained by other social facts. His studies were driven by his concern about the moral health of modern society. Much of Durkheim's sociology can be seen as a byproduct of his concern with moral issues. Durkheim viewed that people were in danger of a pathological loosening of moral bonds. What the morality should be was of lent interest to him. कलेक्टिव कंसाइज की जब हम बात करते हैं तो Durkheim developed the idea of collective concise. In French the word concise mean both consciousness और moral concise जो है, मैं इसीलिए इस वर्ड को ना consciousness थोड़ा प्रोनाउंस कर देती हूँ। अब इसको वो क्या कहता है कि वो कहता है ये टोटलिटी ऑफ बिलीव्स और सेंटिमेंट्स हैं कॉमन टू एवरी सिटीजन ऑफ द सेम सोसाइटी फॉर्म अ डिटरमिन्ड सिस्टम which has its own life. One may call it to the collective or common concise. It is thus an entirely different thing from particular concise, although it can be realized only through them. So it is not just a reflection of material base as Marx sometimes suggested. It refers to the general structure of shared understanding. Durkheim employed the concept to argue that primitive societies had a stronger collective conscience that is more shared understanding, norms and beliefs than modern. यही मैंने आपको भी जो बात बताई थी कि जिसमें आप शेयर्ड होते हैं, आपका जो इमोशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके सेम होते हैं, उसको कहते हैं। यहाँ पे थोड़े फॉर्मल वर्डिंग यूज हुई है और पहले मैंने आपको थोड़ी इजी वे में जो है उसको गाइड कर दिया था। वही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है कि Durkheim dissatisfaction about broad and
Amphorius concept of collective concise led him to work on more concrete concept, collective representation. In French, representation mean idea. Durkheim used the term to refer to both a collective concept and social force. For example, religious symbol, myths, and popular legends represent collective beliefs, norms, and values, and they motivate us to conform to these collective claims. Abraham Lincoln जो है function in American society as a collective representation that allow people to think about themselves as Americans. Social currents क्या है? The social facts which do not present themselves in the crystallized form. Durkheim called them social currents. For example, the Great Wave of Enthusiasm, indignation, and piety. They are less concrete than other social facts, and they have coercive power upon us. Social currents can be seen as set of meaning that are shared by members of सोसाइटी कलेक्टिवली. वही मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ जो है वो सब उसको वही इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं. They can be explained intersubjectively, that is in terms of interaction between individuals. Social currents are moods that vary from one collectively to another. The division of labor in society has been called sociology first classic. ठीक है, ये